मनीष सिसोदिया को 2023 में बेल नहीं मिलेगी। मनीष सिसोदिया ही नहीं, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि पूरा केजरीवाल का मंत्रिमंडल जो है वो एक दिन तिहाड़ में अपनी बैठक करेगा। तो ये आम आदमी पार्टी खुद मानती है कि सत्ता का दुरुपयोग होता है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर अभी 2 दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम से जो मशहूर है, बस इसी वजह से उनका ज़्यादा प्रचार लोग जानते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और अब उन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया। उनके साथ साथ सतेंद्र जैन का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई सब कुछ बीजेपी कर रही है? क्योंकि जिस तरह से आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं, उनके समर्थक लगा रहे हैं कि सीबीआई जो है वो बीजेपी का खिलौना है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर उन्होंने सच में कोई अपराध किया? पूरा अगर वाकया देखें तो केजरीवाल जी ने जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ जो है भगवंत सिंह मान और राघव चड्ढा पीछे खड़े हुए थे जी। और तब केजरीवाल ने कहा कि ये हमारे साथ बदले की कार्रवाई हो रही है और सीबीआई को एक टूल बनाया गया है और टूल बनाकर जो है हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा। लेकिन आपको याद होगा उसी के साथ जो है संजय सिंह ने, जो उनके सांसद हैं, एक बयान दिया था कि अगर हमें 2 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दी जाए तो मैं जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और फलाने को गिरफ्तार कर लूँगा और उन्हें जेल भेज दूँगा। तो ये आम आदमी पार्टी खुद मानती है कि सत्ता का दुरुपयोग होता है और इनके मन में भी यही मंशा थी कि हम सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। और लोगों को याद होगा कि जब बीजेपी में को हराकर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी, तब भी यही हुआ था कि मुकेश मीणा जो कि विजिलेंस के कमिश्नर थे दिल्ली के, और उनको लेकर बड़ा विवाद हुआ क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे काबू में ये रहे और मुकेश मीणा या विजिलेंस के माध्यम से मैं जो है जिस अफसर को चाहूँ, जिस व्यक्ति को चाहूँ, एफआईआर करके गिरफ्तार कर लूँ। और शुरू से केजरीवाल जी हमेशा चाहते थे कि उनके नियंत्रण में पुलिस आए। अब पुलिस आए तो ताकि पुलिस आएगी तो हम जो करना चाहेंगे करेंगे। और जैसे ही भगवंत सिंह मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री बने, हम सब ने देखा कि उन्होंने पंजाब की पुलिस दिल्ली के लोगों पर एफआईआर दर्ज करती थी। बग्गा वाला, लकड़ बग्गा वाले कई काम हुए और वो जी हाँ, और पुलिस यहाँ आती थी और कहती थी कि हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे। हालांकि ये सिद्ध हुआ कि ये सारे मामले जो है फर्जी थे और केजरीवाल की सरकार जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। अब ये कहना कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का जन्म ही दुरुपयोग के लिए हुआ है। ये तो ऐसे ही है कि जो वैश्यावृत्ति करने वाली औरत कहे कि मेरे साथ जो है शील भंग होता है। सीबीआई की हैसियत आज के समय में उस बकरी की तरह है कि जो होती तो जो सत्ता में होता है उसकी बकरी होती है, उसको दूध देती है और मींगनी जो है दूसरों को देती है। लेकिन फिर लोग डिमांड क्यों करते हैं जब कोई केस लोकल पुलिस नहीं खोलवाती कि सीबीआई जांच कराइए, और आप कह रहे हैं कि उसका दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल? नहीं, सीबीआई जांच कराइए। लोगों को मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि लोग जो है ना हमेशा सोचते हैं कि ये हमारा जो पड़ोसी और निकम्मा है और मेरा बेटा जो है बड़ा अकलमंद है। अच्छा। एक हमेशा एक मान्यता रही है। तो इसीलिए सीबीआई मांग, क्योंकि पुलिस से कोई संतुष्ट नहीं है हिंदुस्तान में। हर आदमी का मानना है कि पुलिस जो है उसके इलाके की पुलिस सबसे भ्रष्ट है, उसके इलाके का थानेदार जो है सबसे नालायक, सबसे रिश्वतखोर और सबसे ज़्यादा निकम्मा अफसर है। और इसीलिए एक धारणा जो है आज तक जो है हिंदुस्तान में पुलिस अपनी छवि को नहीं सुधार पाई है। और उस छवि से बचने के लिए जो एक पीड़ित पक्ष होता है, एक जिसको फ़ायदा होता है, जिसको नुकसान होता है, तो जो पीड़ित पक्ष होता है वो समझता है कि सीबीआई के पास चले जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो बयान जो है हमेशा ये आते हैं कि जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम लिख दिया था पहले कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम भी बोलते थे, सब बोलते थे। लेकिन सीबीआई के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि सीबीआई हो या दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो या सीबीडीटी हो, ये सारी की सारी निकम्मी हैं। ये कानून का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं। ये जो है कानून को हिसाब से नहीं चलती, बल्कि जो आदमी पावर में होता है उसके हिसाब से चलती है। और इसीलिए इनको आप जो है वॉच डॉग की जगह ये कह सकते हैं कि ये जो है लैप डॉग बन जाते हैं। जैसे आप अपनी गोदी में किसी कुत्ते को लेकर घूम रहे हैं कि वो मालिक के इशारे पर दूसरे को फाड़ खाने के लिए तो भौंकता है,
लेकिन कभी कानून के हिसाब से काम नहीं करता। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि 2024 से चुनाव से पहले विपक्ष को तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश की जा रही है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। क्या ऐसा सच में हो रहा है? सत्ताधारी पार्टी के हिसाब से आप ये मत समझो कि बीजेपी के द्वारा जो भी सत्ता में रहेगा वो सत्ता का दुरुपयोग करेगा। लॉर्ड एक्टिन ने कहा था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि सत्ता भ्रष्ट होती है और जो निरंकुश सत्ता जो होती है निरंकुश रूप से भ्रष्ट होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं वो लोग जो है काबिल लोग नहीं होते। वो लोग जो है ऐसे लोग होते हैं, चुनकर चुनाव की जो राजनीति है हमारी, उसमें हर बार जैसे एक ग्रेशम का सिद्धांत था और एक मुद्रा का सिद्धांत है जिसे हम बोलते हैं कि बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। वही हिंदुस्तान की राजनीति है कि जिसमें अच्छे आदमी को बुरे आदमी जो है बाहर कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो लड़ाई होती है वो अच्छे और ज़्यादा अच्छे में नहीं होती, बुरे और ज़्यादा बुरे में होती है। मान लीजिए आपके पास AK-47 है तो मैं AK-57 वाला बदमाश बन जाऊंगा तो मैं आपको बाहर कर दूंगा। तो राम और रावण का युद्ध नहीं है, ये आप समझिए कि वाली और सुग्रीव वाला युद्ध है जिसमें जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वो जीतेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि CBI का, ED का, इनकम टैक्स का, जितने भी सरकार हैं उनका इस्तेमाल और दुरुपयोग हिंदुस्तान में लगातार होता रहा है। और हिंदुस्तान दुनिया का एक अकेला मुल्क है कि जहाँ पर सत्ता जो है, सत्ताधारी आदमी सबसे ज़्यादा सुख पाता है। अभी हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनके घर FBI का छापा पड़ गया। अभी उससे पहले हमने देखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक, उनका चालान कट गया, ट्रैफिक का चालान, कि जो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा सकती। तो आप ये सोचिए कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के घर पर जो है CBI छापा मार ले, या आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कोई ट्रैफिक का चालान आ जाए। तो हिंदुस्तान में कानून जो है आज भी लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से नहीं चलता। आज भी देश में सामंतवादी है, सामंतशाही है, और आज भी देश के लोग जो है राजनीतिक रूप से जो है पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं हुए हैं। और वो समझते हैं कि हमें जो राजा है, जो सत्ताधीश है, उसके चरणों में ही। एक सवाल सर, अरविंद केजरीवाल को कितना नुकसान होगा इन दोनों के अंदर रहने से? अरविंद केजरीवाल का जैसे मैंने पहला जिक्र यही किया कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो उनके चेहरे पे सबसे पहले मुझे लगा कि उनकी हालत ये है कि उन्हें लगता है अब वो सोए नहीं होंगे जब से। अरविंद केजरीवाल एक भी दिन नहीं सो सकते। वो तो खुद को ईमानदार कहते हैं ना। ईमानदार कहने से क्या हो गया? देखिए, ईमानदार होना और ईमानदार सिद्ध होना, ईमानदार होना और ईमानदार बन के रहना, उनमें फ़र्क है। केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि मैं कोई लाल बत्ती नहीं लूँगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं 2 कमरे के मकान में रहूँगा। वो तो प्रोटोकॉल होता है ना, प्रोटोकॉल के हिसाब से करनी पड़ती है चीज़ें। प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं होती चीज़ें। मैं बहुत सारे जज आप देखेंगे कि प्रोटोकॉल उनके लिए भी, सब जजों के लिए प्रोटोकॉल बराबर है। कुछ कहेंगे जी मुझे Z+ सिक्योरिटी दे दो, मेरी जान को खतरा है। कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, जैसे मुझे, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझे हिंदुस्तान में 8 बार जो है अदालतों ने कहा कि आप सिक्योरिटी ले लो। मैंने नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उन पर केस किया और उस केस के दौरान ये बात उठी कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए। मैंने मना किया, लेकिन तब CBI के IO ने, जो DSP होते थे गुप्ता, उन्होंने, CBI के SP ने, CBI के DIG ने ये कह के सिक्योरिटी ले लीजिए, हमारी जान को खतरा है। अब मैंने नहीं, मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाएगी जल्दी? मनीष सिसोदिया को 2023 में बेल नहीं मिलेगी। मनीष सिसोदिया ही नहीं, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि पूरा केजरीवाल का मंत्रिमंडल जो है वो एक दिन तिहाड़ में अपनी बैठक करेगा। और मैंने जैसा कहा कि शुरू में ही जब वो केजरीवाल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो भी तिहाड़ जेल के रास्ते पर है। भगवंत मान के चेहरे से लग रहा था कि वो भी तिहाड़ जेल या वहाँ की जो पटियाला की जेल होगी वहाँ के रास्ते पे हैं। अब चंडीगढ़ में जाएंगे या वहाँ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा डर मुझे लग रहा था पीछे जो राघव चड्ढा खड़ा था, उसकी हालत तो ऐसी थी कि जैसे वो टॉम एंड जेरी वाला में जेरी होता है ना, कि जेरी के उसके होश उड़े हुए थे। और उसे भी लग रहा था मेरा अतीत है। और एक आजकल एक बड़ा वायरल एक फेसबुक का एक हो रहा है कि उसमें लिखा है कि जी राघव चड्ढा जो है अप्रैल में जेल जाएंगे।
तो इनके सारे कुकर्म जो है धीरे धीरे खुलेंगे। और फिर एक समय 2024 में विपक्ष कैसे इकट्ठा होकर मुकाबला करेगा बीजेपी? आप विपक्ष का मतलब केजरीवाल थोड़ी समझो। केजरीवाल विपक्ष नहीं है, केजरीवाल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। केजरीवाल और दाऊद इब्राहिम में मैं कोई फर्क नहीं मानता। केजरीवाल की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। उसकी पार्टी के संविधान को पढ़ लो तो आप अपना सर नोच लेंगे, अपने बाल नोच लेंगे कि एक फर्जी पार्टी कैसे एक इलेक्शन कमीशन ने उसे एक पार्टी के रूप में संगठित किया है, ये लोगों को नहीं पता। केजरीवाल की पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, कोई उसकी समस्या और समाधान का कोई तरीका नहीं है। केजरीवाल एक सत्ता लोलुप व्यक्ति है जो चाहता है कि अवसरवाद के हिसाब से वो किस तरह से जो है अपनी सत्ता को जारी रखे, और उसके मन में एक लालच है कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री देश का बन जाऊं। लेकिन ये जो मुकदमे शुरू हुए हैं इनका अंत कहाँ होगा ये केजरीवाल को भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि बेल के बारे में कि होगी या नहीं होगी। सर को लगता है कि 2023 में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उन्हें बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लोग इस वीडियो पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रंजीत से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दिए इजाज़त।